Okay, good evening, friends. Welcome you all to CSC Edge and Socratic Debates channel on Telegram. So, this is the third lecture of Science and Technology. This is part of a larger rapid revision program, जहाँ पे हम लोगों ने काफी हद तक सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर लिए हैं except for current affairs now. All the lectures can be seen in the playlist which is given on the YouTube channel. तो आज का एजेंडा है इन द थर्ड लेक्चर वी विल बी डूइंग नैनो टेक्नोलॉजी, रोबो टेक्नोलॉजी, आईटी एंड कंप्यूटर्स. फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने स्पेस करा था एंड डिफेंस किया था. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट ऑफ विथ आईटी फर्स्ट, कंप्यूटर्स एंड आईटी. तो आप लोग को जो भी कंप्यूटर्स एंड आईटी के बारे में क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पूछिए, आंसर बताइए. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रैपिड फायर राउंड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एंड रिक्वेस्ट अगेन ऑल ऑफ यू, सब लोगों को थोड़ा सा इंटरेक्टिव कोशिश करिएगा. अपने अपने बुक्स ओपन कर लीजिए, नोटबुक्स ओपन कर लीजिए. एंड इफ पॉसिबल जो रिसेंट करंट अफेयर्स के मैगजीन्स वगैरह होंगे ना आपके, वो भी ओपन करके रख लीजिएगा. तो यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम साइंस एंड टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर नाउ. ठीक है, स्टार्ट करेंगे. सोल सेट मैम, प्लीज गो अहेड. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द आईटी एंड कंप्यूटर फर्स्ट. सबसे पहले जो न्यूज़ में रहता है ना, आई दिन 1G 2G 3G वाले जो टॉपिक्स रहते हैं वो न्यूज़ में रहते हैं, और क्वेश्चन भी था अपने पास 2020 में भी. तो बेसिक क्या डिफरेंस होता है, जैसे अगर हम कंपेयर करें कि 1G 2G 3G 4G, इनमें क्या डिफरेंस रहता है. ठीक है, मैं बताती हूँ. 1G में केवल वॉइस ट्रांसफर होती है, कोई डाटा नहीं होता था. 2G में वॉइस होती थी और डाटा भी होता था. ठीक है, वॉइस एंड डाटा बोथ ट्रेवल बट दे ट्रेवल सेपरेटली. 3G में वॉइस और डाटा दोनों चीजें ट्रेवल होती थी. 4G में जो हमारा अब LTE आ गया है ना, ये होता है अपना बोल्ट. तो इसमें क्या होता है कि वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू डाटा एंड देन ट्रांसमिटेड. जबकि 2G और 3G में क्या होता था, वॉइस और डाटा सेपरेटली ट्रेवल करते थे. इन वोल्ट एंड वो वाईफाई जो दो चीजें हैं, ये वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल हैंडसेट्स इनबिल्ट एबिलिटी टू कन्वर्ट वॉइस इनटू डाटा. ठीक है, वोल्ट में क्या होता है कि आपका जो मोबाइल होता है वो वॉइस से डाटा में कन्वर्ट होता है और फिर टेलीकॉम टावर पे जाता है. वो वाईफाई में क्या होता है, आपका मोबाइल कन्वर्ट्स वॉइस टू डाटा एंड सेंड्स टू टेलीकॉम टावर बाय वाईफाई. तो वोल्ट में वाईफाई नहीं होता है, वो वाईफाई में वाईफाई होता है. ये बेसिक डिफरेंस होता है इनमें, जो वो वॉइस और डाटा का रहता है. मैम फर्स्ट जी में आपने बताया वॉइस है, सेकंड जी में, थर्ड जी, 4G, 5G भी आ गया ना अभी. हेलो. हाँ सर, अब 5G आ गया है. इसमें 5G का मैंने जैसे कहा ना, करंट मैंने उतना नहीं पढ़ा, तो अगर कोई अपडेट ओके कर दी ओके. कि क्या ज्यादा डिफरेंस होता है इसमें. हाँ, मैं बोलता हूँ 5G के बारे में. तो 5G में ऐसा है ना कि आई थिंक प्रेसिडेंट ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, 5G की तो बातें ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है. बस रोल आउट करने की बातें है ना अभी बची हुई. 4G तो चल ही रहा है. 5G हाँ, ऑलमोस्ट इतना. रोल आउट कर ही दिया था कई जगह पे एयरटेल वगैरह ने. एंड अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ने स्पीच में बात करी थी ना, वहां पे 6G की बात करी थी उन्होंने. बट ठीक है, आई एक्सप्लेन 5G फॉर नाउ. तो फिफ्थ जनरेशन जो है ना, इस लेटेस्ट अपग्रेड है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड में. 5G ऑफर्स एक्सपोनेंशियल फास्टेस्ट डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स. फिर इसमें मल्टी जीबी पर सेकंड का रेट रहेगा, पीक रेट रहेगा. एंड अल्ट्रा लो लेटेंसी रहेगी, कैपेसिटी ज्यादा होगी. फिर बैंड्स होंगे अलग अलग. इसमें 3 बैंड मेनली है, लो मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. तो लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड. तो हाई बैंड में सबसे हाईएस्ट स्पीड रहेगा, बट एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज रहेगा एंड सिग्नल पेनिट्रेशन रहेगा. तो ये भी एक्चुअली दिक्कत है. बहुत सारे मोबाइल कंपनीज ने अभी 5G रोल आउट तो कर दिया है, बट कौन से बैंड में रोल आउट कर दिया वो नहीं पता है अभी. और मतलब जो जो भी मैन्युफैक्चरिंग हैंडसेट आ रहे हैं ना, क्या वो इंडिया में जब 5G लॉन्च होगा सपोर्ट भी करेंगे, ये भी एक डाउट है. ये भी सर आप बताएंगे, जो दृष्टि वाला खोला है ना उसमें कुछ है क्या, देखो एक बार. सर 5G हैंडसेट तो आ गए, कोई इशू नहीं है. 5G भी इंडिया में आ चुका है और तो कोई दिक्कत नहीं है. डिपार्टमेंट बट ऑफ उसमें कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकली, जैसे सर ने ना इसमें अभी क्या आएगा. हाँ, लेटेंसी की बात की, तो मेरे ख्याल से 5G ना स्पीड ज्यादा होती है, कनेक्शन भी अच्छा होता है, कनेक्शन डेंसिटी लेस लेटेंसी होती है. तो लेटेंसी का क्या डेफिनेशन होता है अगर. लेटेंसी डिले होता है आई थिंक ना, कितने डिले से वॉइस जाता है. डाटा ट्रांसफर हाँ. या वॉइस में जो कुछ डिले हो रहा है, मतलब पैकेट्स हम्म. ऑफ व्हाट डाटा ट्रांसफर, उसके बीच में कितना टाइम लेता हाँ, है. तो
लेटेंसी में क्या होता है ना, सही बताया सर ने, टाइम ही डिले होता है कि टाइम इट टेक्स फॉर अ रिक्वेस्ट टू गो फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर एंड देन बैक टू द क्लाइंट। इसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसी को लेटेंसी बोलते हैं। तो 5G में ये काफी कम है, ठीक है, कम है, ध्यान रखना लेटेंसी। अच्छा, एक और डेफिनेशन चीज क्या है, बोली मैम? ये एक बार विजन का रिपीट करना। 365 में पता, लास्ट ईयर के विजन के 365 का वर्ड है ये। तो लेटेंसी 4G में 10 मिली सेकंड का है, whereas 5G में लेस देन 1 मिली सेकंड है। जो स्पीड है ना, पीक डेटा रेट, 4G में पीक है 1 GB पर सेकंड, whereas 5G में पीक डेटा रेट है 20 GB पर सेकंड। एक स्पेक्ट्रम का दिया है यहाँ राइट। पे, 3 GHz का स्पेक्ट्रम है, एंड 5G में 30 GHz का स्पेक्ट्रम है। ठीक है। एंड कनेक्शन डेंसिटी भी 5G में ज्यादा होगा, 4G में कम होगा। बस लेटेंसी ही ऐसी चीज है जो 5G में कम है, 4G में ज्यादा है। मैं ओरिजिन बता देता हूँ इसका। 1G ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में, सेकंड जी ओरिजिनेट हुआ था फिनलैंड, थर्ड जी जापान, 4G साउथ कोरिया, और 5G का आइडिया नहीं है। ठीक है, इंडिया में जो अपडेट है ना, लास्ट ईयर का मटेरियल मेरे पास है वैसे प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें ना 5G हैकाथन करके न्यूज में था। तो ये कंपटीशन था डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का टू डेवलप यूसेज ऑफ 5G इन वेरियस फील्ड, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा में 5G हैकाथन। ओके। ठीक और है। एक और है, लास्ट ईयर एक D10 क्लब बना था। D10 किसी को याद राइट। है? 5G के बारे में था, जी क्या था? G7 है, प्लस उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वो साउथ कोरिया, आई थिंक ये 10 कंट्रीज हैं। ये सही फोर सही, मतलब बेसिकली सही है। 5G। G7 कंट्रीज 5। है, प्लस हम्म। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया है। G7 कंट्रीज के नाम एक बार बोलता हूँ मैं: यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा। एंड प्लस 3 बताया सर ने अभी: ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया। इनका मेन काम यही था कि 5G इक्विपमेंट्स वगैरह सप्लाई करने, रिलायंस कम करना चाइना के ऊपर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। ये भी काफी न्यूज में रहता है, करंट का ही टॉपिक है। राइट। तो बेसिकली दोनों में बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं। वर्चुअल रियलिटी में ना एवरीथिंग इज फेक, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम इज व्हाट वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि जो फेक इमेजेस होती है ना, दे आर ओवरलेड ऑन रियल थिंग्स। जैसे कि रियलिटी इज ऑगमेंटेड विद वर्चुअल फेक इमेजेस, ऐसे सोच सकते हैं। तो अगर हम एक वीडियो गेम खेल रहे हैं ना, तो एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, और सब कुछ इमेजिनरी हो रहा है, एकदम वर्चुअल, तो वो आपका वर्चुअल रियलिटी हुआ। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी क्या हुआ कि रियल एनवायरनमेंट ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग ऑगमेंटेड बाय इमेजेस ऑफ ग्रीन लाइंस एंड स्पीडोमीटर। जैसे ग्रीन लाइन होती है ना जब ट्रेवल करते हो, वो जो चीजें होती हैं, मतलब एक आप बाहर गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, वो आपकी जो फेक इमेजेस हैं ओवरलेड ऑन रियल थिंग्स, तो वो आपका ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। डेफिनेशन भी मैंने इसको बता दी है। इसको मल्टी रियलिटी बोलते थे क्या, बोलते हैं क्या ऑगमेंटेड रियलिटी को? क्या? मर्ज रियलिटी भी बोलते हैं क्या इसे, ऑगमेंटेड वाले को? सही, ये मुझे नहीं पता। मर्ज रियलिटी गूगल कर लीजिए, ये टर्म क्या बोला आपने। हाँ। यही जो आप बोल रहे हैं ना कि मतलब रियल वर्ल्ड थिंग्स को और जो वर्चुअल थिंग्स हैं उनको मर्ज करके जो रियल, जो मतलब पिक्चर वगैरह बनती है, जो वीडियो वगैरह बनती है, दैट्स। हाँ, पढ़ लीजिए मैम, एक ही हाँ, शीट तो में इन पढ़ लीजिए। augmented reality, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out. Statement number 2, पोल्स। in virtual reality, हाँ, पहला फॉल्स है ना, images ये तो generated, वर्चुअल हाँ के बारे बिल्कुल, में है। बिल्कुल बिल्कुल, and in virtual reality, images generated from a computer are projected into real life objects or surroundings. तो ये दोनों स्टेटमेंट ना अल्टरनेट कर दिए थे उन्होंने, ठीक है, और हाँ, ये स्वैप कर लिया कंसेप्ट इसको। तो क्लियर हो गया ना अपना कि क्या वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। ये हमारा कंसेप्ट हम्म। क्लियर हो गया बेसिकली, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी भी इज ए टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ऐसे बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसमें वर्चुअल और मतलब और जो मतलब फैक्चुअल चीजें हैं दोनों का मर्जिंग है। नहीं सर, हाँ बस कंफ्यूज वही नहीं फेक। करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक से। तो थोड़ा सा ठीक अलग है। है, लेट इट भी अलग ना। हम्म।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से मैंने नोट से पढ़ा है उसमें अगर आप लोगों को अपने नोट से कुछ भी ऐड करना है तो प्लीज करिएगा, और जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इसमें, बाकी इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार ना ऑगमेंटेड रियलिटी के मैं एप्लीकेशन बोल देता हूँ। पॉसिबल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होंगे? तो आर्कियोलॉजी में हो सकते हैं, आर्किटेक्चर में, कॉमर्स एजुकेशन में भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में हो सकते हैं, नेविगेशन में हो सकते हैं, अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग एजुकेशन। तो ऑगमेंटेड रियलिटी बता रहा हूँ मैं। वैसे यार एप्लीकेशन में सब कुछ ही आएगा। अपना ये इंडस्ट्रियल 3D जो मैन्युफैक्चरिंग मूवी दिया हुआ देखते हैं है। हम, 3D जो इमेज होती है वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी बन जाता है ना सर। 3D जो वो लगा लेते हैं, ये डिवाइस जो है, ये जो है, Yeah, that ये, is correct. ये One. ठीक है सर। फ्लाइट ट्रेनिंग में है, मिलिट्री में है इनका, नेविगेशन में है, वर्क प्लेस में भी है ऑगमेंटेड रियलिटी का एप्लीकेशन। फिर आई थिंक वो ऑगमेंटेड रियलिटी में ये भी था ना, क्या था यार वो, ग्लासेस बनाए थे ना फेसबुक ने एक अलग से, उसमें कैमरा भी था वगैरह, बहुत सारी चीजें कर रहे थे वो। जैसे वो एग्जांपल लेके जहाँ से मैंने स्टडी किया था, सर ने बताया था पोकेमोन वाला एग्जांपल, एक पोकेमोन गेम खेला होगा ना आप लोगों ने, पोकेमैन गो। वो एक्चुअली, पोकेमैन गो। हाँ यार दैट वन, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी का ही एग्जांपल है। रियल एनवायरनमेंट ऑफ रोड्स एंड ट्रीज ऑगमेंटेड बाय द इमेजेस ऑफ पोकेमोन। मैंने खेला नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। ठीक है। अरे ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी आता है ना कि आई थिंक एप्पल के इसमें आता है, कैमरा आता है ना, कि उसमें आप अपना जो भी आप बाय करना चाहते हो उसे अपने रूम में कहीं पे भी रख के देख लो एक बार, उस टाइप से। हेलो। अभी कुछ ऐसे भी आने लगे ना, वो क्या, जो स्पेक्ट्स के कंपनी है ना, ऑनलाइन देता, ऑनलाइन डिलीवर करता है, वो भी कुछ फेस फेस पे मर्ज करके दिखा देता है कि स्पेक्ट्स कैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। कुछ पेंट कंपनियों ने भी ऐसा कुछ, लेंस कार्ड, कुछ पेंट कंपनीज ने मतलब ऐसा किया है कि आपकी वॉल कैसी लगेगी ये पेंट करके रियलिटी में, मर्ज रियलिटी है शायद, थिंक। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बात कर लेते हैं। सिंपल टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है एक टाइप का, डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है टू स्टोर थिंग्स। मतलब सबके पास एक्सेस रहेगा उसका, लेकिन कोई खराब नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि अपोज टू सेंट्रलाइज्ड थिंग है, मतलब मतलब इट्स नॉट, स्टोरेज नॉट एट वन प्लेस, इट इज स्टोर्ड एट मल्टीपल प्लेसेस लिंक्ड बाय ए टेक्नोलॉजी दैट इज ब्लॉकचेन। हाँ बिल्कुल करेक्ट, कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है दैट क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस। राइट। तो ये डिसेंट्रलाइज में मतलब क्या हुआ कि every party holds the ledger, reducing the power of any one party over the data and providing accountability over who has altered the data and when. ये इसमें सेंट्रलाइज से ये डिफरेंस होता है। सेंट्रलाइज में ना एवरी पार्टी इज डिपेंडेंट ऑन वन सेंट्रल पार्टी हु होल्ड्स द लेजर, जैसे कि अ टेक्नोलॉजी कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड बाय द होम ऑफिस, तो ऐसे सोच सकते हैं। जबकि इसमें अपना सब इंडिपेंडेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में। सेंट्रलाइज जितने लेजर में ड्राइव्स है ना, जितने ड्राइव, गूगल ड्राइव, अपना ये सब मतलब सेंट्रलाइज फॉर्म में बोलते हैं। अब कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो इसमें यही होता है कि अ सीरीज ऑफ ब्लॉक फॉर्म्स अ ब्लॉकचेन, और मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो गया, और क्या बचा इसमें इम्पोर्टेंट? फर्स्ट कंट्री कौन सी थी ब्लॉकचेन वो करेंसी? जैसे वो एल सल्वाडोर थी ना, एक कंट्री थी जिसने फर्स्ट कंट्री बनी थी जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट लीगल जिसने लीगल टेंडर में माना था। ठीक है। अभी ओके, इंडिया ने और कुछ मतलब कुछ
इंडिया ने भी कुछ ब्लॉकचेन पे फोकस करने के लिए सोचा है, तो नीति आयोग इसमें लीड कर रहा है। और नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इंडिया चैन, मतलब ब्लॉकचेन की जगह, ब्लॉक की जगह इंडिया बोल दिया, इंडिया चैन। तो ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। ओके, इसमें एक बैंक चेन भी इनिशिएटिव है, वो एसबीआई का है। इसमें क्या होता है, इंडियन बैंक्स टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये बैंक चेन एसबीआई का इनिशिएटिव, ये भी ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे मेंबर्स इंक्लूड है, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा वगैरह। प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीजें होती हैं कि जैसे केवाईसी नॉर्म्स हो गए, कंसोर्टियम लैंडिंग, एंड देन एसेट हाइपोथेकेशन। ये क्या टर्म होती है, एसेट हाइपोथेकेशन? गूगल करेंगे सर आपसे, मैं भूल गई इसका मीनिंग। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, ट्रू है कि फॉल्स है बताना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, मतलब वोटिंग के इसमें यूज कर सकते हैं। वैसे इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हो सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, एकेडमिक लेसन स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप के रिकॉर्डिंग के लिए कर सकते हैं। जो ओपन ने स्वामित्व स्कीम किया था ना, वैसे भी रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। एथिकल इश्यूज क्या है इसमें? एक बार पहले सर एप्लीकेशंस कर लेते हैं, फिर करते हैं एथिकल इश्यूज। और ठीक क्या है, क्या एप्लीकेशन है तो आप लोगों को पता है? जो हाइपोथेकेशन स्टूडेंट है ना, रिकॉर्ड्स। सोलसेट में, कि ये एसेट इज प्लेस्ड एज ए कोलेटरल टू सिक्योर अ लोन, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हाइपोथेकेशन। तो आई थिंक ये एसबीआई चेन है, इसका एप्लीकेशन ये होगा बैंक चेन का, कि एक कोलेटरल को 2 या 3 जगह मतलब यूज ना किया जाए, इसलिए मतलब यहाँ इसका यूज किया जा सकता है ब्लॉकचेन का। ओके ऐसा सर, ना हो ओके, कि थैंक किसी यू। इन्वेस्टर ने एसबीआई से भी लोन ले लिया और एचडीएफसी से भी लोन लिया, वो तो सेम कोलेटरल। हाँ वही है सर, वही है, बिल्कुल, थैंक यू। गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग द डिजिटल आइडेंटिटीज। अगर हमें ठीक है, सिटीजन का डिजिटल सर्टिफिकेट मेंटेन करना हो उसके लिए। एक प्रोग्राम है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल साइंसेज। ये कौन सी एजेंसी है जो इससे मतलब किस एजेंसी का प्रोग्राम है ये? और ये इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल थिंग्स है, तो इसमें ब्लॉकचेन भी आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाता है। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है। काफी कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, अम्ब्रेला प्रोग्राम बोल सकते हैं। इसमें एआई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डाटा है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन है, और बाकी मतलब जो भी नए टेक्नोलॉजी आ जाती है वो भी सब इसमें ही है। ठीक है, आई थिंक ये हो गया है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन? सर ये जो ऑप्टिकल फायर नेटवर्क होता है, ये है क्या? जैसे भारत या नेट आई प्रोजेक्ट गेस, है, एंड ऑल्सो हाँ, जैसे झारखंड अंडर पंचायत सी को। वाटर केबल्स जो होते हैं, अंडर सी वाटर केबल्स वाला भी जो कम्युनिकेशन होता है, दैट कम्स अंडर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। हाँ, राइट। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम्युनिकेशन जो होता है। जैसे अपना सैटेलाइट में जो कैमरे फिट होते हैं ना, कैमरे या जो डिवाइसेस फिट होते हैं इमेजिंग के लिए, वो जनरली एक्सरे वाई मतलब एक्सरेज हो गया या यूवी रेज हो गया, इस टाइप के कैमरे फिट होते हैं वहाँ पे। और जो अपना शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है वो ऑप्टिकल कैमरेज होते हैं। और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो फाइबर कम्युनिकेशन है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस। हाँ, इसके लिए एक प्रोग्राम था आई थिंक, कि जितनी पंचायत हैं उनको कनेक्ट करना है। क्या नाम था उस प्रोग्राम का? भारत नेट, आई थिंक। हाँ, पीएम भारत वानी। नेट है। पीएम वानी सर वायरलेस नेटवर्क फ्री कुछ ऐसा था, या सेम चीज है? हाँ वो वायरलेस ही था।
और इसे भारत नेट को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इसके लिए एक स्पेशल पीएसयू बनाई थी, जैसे मुझे याद है। मेजोरिटी उसमें जो स्टेक होल्डर था वो बीएसएनएल का था। समथिंग नेम इज BPAL और BAPL, ऐसा सा कुछ नेम है। ये है ना BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। यस, BBNL। नंबर ऑफ पंचायत से 2.5 लाख ही है ना इसमें, यही तो है ना? हाँ मैम, कुछ ऐसे ही सुना था मैंने भी, लेकिन उसका फिर अभी रिसेंट में न्यूज में था कि इसका स्कोप वाइडन कर दिया है, तो जहाँ पंचायत नहीं है वहां भी इसको मतलब पहुंचाना है, इस टाइप का था कुछ। ओके, और भी कुछ एप्लीकेशंस रह रहे हैं क्या, या फिर कंक्लूड कर देते हैं? कोई एथिकल इश्यूज के बारे में बात कर रहा था, वो प्लीज बताएं। एथिकल इश्यूज यही है कि राइट टू बी फॉरगॉटन होता है एक, है ना। यहाँ पे जो भी चीजें एक बार अपलोड हो गई, जो भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, किया जा सकता है ना सर, राइट टू, अब डिलीट तो किया जा सकता है। अच्छा, ब्लॉकचेन में ना? हाँ, ये थोड़ा ना, ये जो टॉरेंट होता है ना, टॉरेंट जैसा हो जाता है। टॉरेंट में भी यही होता है ना, सारा कंटेंट आप डिलीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सबके सिस्टम पे थोड़ा थोड़ा। और सर ये वही मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करेगा। हाँ, वो भी है। तो फिर इसमें ठीक है। सेंट्रल जो एक किसी कंट्री का जो बैंक है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना कितना पैसा कहाँ जा रहा है, तो मतलब मेरे ख्याल से तो और भी इश्यूज हो सकते हैं ना इसमें, एथिकल इश्यूज काफी ज्यादा, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं। नो मैम, ऐसा नहीं है, वो विजिबल सबको होता है, लेकिन कंट्रोल नहीं होगा। मतलब असेसमेंट है उनके पास पूरा कि कहाँ से कौन सा नोट से क्या हो रहा है। नहीं, इसमें ये होता है ना कि जैसे सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरफेयर करता है ना, जब भी इन्फ्लेशन हो रहा है या फिर रिसेशन हो रहा है उस टाइप से। हाँ, वो मैन्यूवर नहीं कर पाएगा वो, बट ही हैज द एक्सेस टू सी थिंग्स। मतलब कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कहाँ से कितना पैसा निकल रहा है, he has the, मतलब he can see that। सर बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि रेगुलेशन नहीं हो सकता है। राइट सर, राइट। हाँ सर, मतलब इसमें जो पर्सन होगा ना उसका रिकॉर्ड सब हो, लेकिन वो उसकी एनोनिमिटी फिर भी बनी रहेगी। मतलब वो भी अगर हम उस पर्सन के बारे में भी जानना चाहते हैं, उसको वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि लॉन्ग ट्रांजैक्शन इसमें ज्यादा हैं और प्रोसेस स्लो है। यस सर। क्वांटम टॉपिक पे आते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? पहले ना क्लासिकल कंप्यूटर्स होते थे, तो क्लासिकल कंप्यूटर से अलग होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। द क्वांटम फिजिक्स बेसिकली जो अपनी एटॉमिक थ्योरी है ना, सब एटॉमिक लेवल पे जाके बात करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस बताऊं? ठीक है, तो क्लासिकल कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे, और क्वांटम कंप्यूटर्स में फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? एनी स्विच। हाँ ठीक है मैम, मतलब क्लासिकल कंप्यूटर जो अभी हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, ये सब क्लासिकल ही हैं। और इसमें जो हम यूज करते हैं, मतलब ये डिपेंडेंट है बाइनरी सिस्टम पे, 0 और 1। वो जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो क्यूबिट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो क्यूबिट्स 0 0 भी, मतलब एक 0 1 को भी रिप्रेजेंट करता है और 1 0 को भी रिप्रेजेंट करता है, कुछ ऐसा है। हाँ, जो मतलब जो पहले वाले क्लासिकल वाले होते थे उसमें या तो 0 यूज हो सकता था या 1 यूज हो सकता था, ठीक है। बट लेटर ऑन व्हेन द टाइम ऑफ क्वांटम केम, सो दैट केम विद द क्यूबिट्स concept, and in qubits 0 0 0 1 1 0, like
the digits can be used together as well. मतलब एक साथ में भी यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बाइनरी सिस्टम में अकेले अकेले ही चलेंगी। राइट तो ऐसे सोच सकते हैं ना, अगर बहुत ही क्रूड एग्जांपल ले, हाँ सोल सेट कंटिन्यू करो यार। एक्चुअली मेरी वॉइस आई थिंक ब्रेक हो रही थी। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि क्लासिकल कंप्यूटर्स हम एक स्विच की तरह सोच सकते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर्स में जैसे फैन होता है ना, उसमें हम बहुत सारे मोड पे यूज कर सकते हैं उसको, है ना, 0 1 2 3 ऐसे। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है उसको। हाँ राइट। इसमें एक डिफरेंस और बता देता हूँ, जो मुझे थोड़ा सा मैंने पढ़ने में आया था, कि इसमें जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उसमें पार्टिकल मतलब वेव की तरह फ्लो, पार्टिकुलर मतलब फोटोन्स पे फ्लो करता है, कुछ ऐसा है, और इसमें पार्टिकल एज ए वेव फ्लो करता है। क्या मैं सही हूँ क्या, या कोई करेक्ट करेगा मुझे? एक्चुअली वही है ना कि मतलब क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, क्यों इतना वियर्ड प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि जैसे 12th में पढ़ा होगा ना जे के टाइम पे, कि बेसिकली सब एटॉमिक मतलब एक जैसे ना पार्टिकल है, बट वो एट ए टाइम वेव की तरह बिहेव कर रहा है एट सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये इसका रहता है थोड़ा कंफ्यूजन, कि मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, एट ए टाइम वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है ना, एंड एट ए टाइम इट कैन बिहेव लाइक वेव आल्सो। तो क्योंकि लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, लाइट इज अ मैटर और वेव, व्हाट इट इज? लाइट दोनों है, क्वांटम में ये फोटोन है मतलब पार्टिकल है, और क्लासिकल में ये वेव है। एग्जैक्टली, सो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट बेसिकली। इट डिपेंड्स ऑन They मॉडल will ऑफ show for the फिजिक्स, मतलब किस मॉडल में हम कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसके अंदर इतना नहीं घुसते हैं। दो दो प्रिंसिपल है इसके अंदर, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। इसके बारे में कुछ? सुपरपोजिशन मतलब 0 और 1 दोनों एट अ टाइम होगा, और एंटेंगलमेंट मतलब लूप क्रिएट होगा। हाँ इसमें आपकी एंटेंगलमेंट आवाज, अभी, एंटेंगलमेंट रिसेंट में न्यूज में ही था ना, चाइना ने अचीव कर लिया। मीसियस उसका कंप्यूटर का सैटेलाइट का नाम था, आई थिंक क्वांटम सैटेलाइट। हाँ, उससे दो डिस्टेंस के बीच में मतलब कम्युनिकेशन कराया था एट ए टाइम, कुछ ऐसा था। तो उन्होंने एंटेंगलमेंट को अचीव किया था। मीसियस सैटेलाइट का नाम था, MICIUS। इंडिया में क्या सीन है, मतलब क्वांटम को लेकर कौन इसे लीड करता है इस प्रोजेक्ट को? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ही है इसके लिए, और उनका एक मिशन भी है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें ना एक फैक्ट मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, जैसे बात करें ना अपन क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स की, that a puzzle that would take fastest supercomputer 10,000 years to solve was solved by a quantum computer in just 200 seconds. So you can imagine the level of difference between both these cities. इसी को क्वांटम सुप्रीमेसी कहते हैं प्रोसेस को। हाँ मैम, ये जो जो आपने कहा ना 200 सेकंड्स वाला, ये वो गूगल का था क्वांटम कंप्यूटर, साइकामोर नाम था एग्जैक्टली, उसका। या सो साइकामोर। इंडिया के पास है क्या अपना कोई क्वांटम कंप्यूटर? आई थिंक नहीं है मैम अभी कुछ। हाँ, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, बट वी डू नॉट हैव एनी क्वांटम कंप्यूटर, जितना मुझे पता है अभी। और एप्लीकेशंस की बात करें तो एवरीवेयर एक्चुअली। अच्छा, नेट पे देखा सुपर थोड़ा सा है कंप्यूटर्स तो के नाम है ना इसमें, सुपर कंप्यूटर है इंडिया के पास, उनके क्या नाम है? एक तो परम सुपर है, कंप्यूटर के सिवाय है। सिक्योर्स है, मिहिर है, वो काफी अच्छा है। सर, एक पीटर, मिशन भी था ना, नेशनल क्या था, मिशन ऑन सुपर कंप्यूटर और कुछ करके, उसको आप प्लीज गूगल करेंगे, मतलब मेरा नेट नहीं हाँ, है, ये नेट नेशनल सुपर नेशनल नेशनल मिशन ऑन सुपर कंप्यूटिंग है, सीडेक और IIT का है।
ठीक है, आई थिंक मिल गए सोल सेट आपको इनपुट, या कुछ गूगल करना है फिर अभी? नहीं, ठीक है, ठीक है। डिपार्टमेंट बता दिया ना मैम ने, CD क्या, सी डेक और है। टेक्नोलॉजी तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो जाएगा। टारगेट था इसमें शायद कुछ, क्या नहीं, था? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का नहीं है, आई थिंक वो मीटी का होगा। मीटी के अंदर है ना सी डेक। ओके ओके, नो, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का भी है और मिट्टी का भी है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक से साइंस IIS डिपार्टमेंट है और मिट्टी से सीडेक। ओके मैम, थैंक यू। इसमें सर एक टॉपिक और रहता है ना अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसको भी कर लेते हैं। काफी सारी टर्म्स होती है इसमें, आए दिन न्यूज में आती रहती है, मॉक के पेपर्स में भी आती है। तो क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? When machine turn intelligent like humans and have three features: independent thinking, can solve problems, and take decisions. यस, हाँ, मतलब लेमन गुड टर्म्स वन। में ऐसा बोल सकते हैं। और अगर टेक्निकल में जाएंगे तो जैसे न्यूरॉन्स होते हैं अपने, तो इस टाइप का एक प्रोसीजर मतलब डेवलप कर दिया जाता है। उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसे। तो Deep learning. क्या बोलते हैं? वो हाँ डीप तो लर्निंग है सर, वो न्यूरॉन्स अच्छा, वाला डीप है, न्यूरल लर्निंग। नेटवर्क्स। हाँ, न्यूरल नेटवर्क्स वो डीप लर्निंग में यूज होता है। जो ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना सर, उसके अंदर दो पार्ट है। उसको मतलब आप 3 सर्कल्स में गिनो। सबसे छोटा सर्कल है डीप लर्निंग, फिर उससे बड़ा सर्कल आएगा मशीन लर्निंग, फिर सबसे बड़ा सर्कल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, तो बेसिकली डीप लर्निंग क्या होता है? अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, जैसे सर ने भी बताया, बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क दैट परमिट्स अ मशीन टू ट्रेन इटसेल्फ टू परफॉर्म अ टास्क। एंड मशीन लर्निंग में क्या होता है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें, अ सबसेट ऑफ AI दैट इंक्लूड्स टेक्निक दैट एनेबल मशीन्स टू इंप्रूव एट टास्क विद एक्सपीरियंस। तो थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया ये मशीन लर्निंग, है ना? इसे मशीन लर्निंग को डीप लर्निंग भी कहते हैं। हाँ, नहीं मतलब जो मशीन लर्निंग है ना मैम, वो सिंपल टास्क जिसमें कम डेटा हो, छोटा डेटा हो, वो मशीन लर्निंग करेगा। लेकिन अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है तो उसमें फिर डीप लर्निंग यूज करना पड़ेगा। और जो मशीन लर्निंग है ना सर मैम, उसके जो आउटपुट्स आते हैं ना वो बहुत प्रिडिक्टेड होते हैं कि या तो ये आंसर होगा, जैसे या तो कैट बताना है उसे डॉग बताना है, तो उसके पास 2 ही आउटपुट हैं, या तो कैट बताएगी या डॉग बताएगी। लेकिन जो डीप लर्निंग है ना मैम, उसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका आंसर क्या होगा, तो वो अपने आप ही प्रिडिक्ट करेगा। इसलिए उसमें न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं। और फिर उसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ये सब। हाँ, तो जैसे हम बुक पढ़ते हैं और अपने दिमाग में डेटा स्टोर करते हैं, सो इट विल बी डीप लर्निंग। और मशीन लर्निंग में जैसे जो बेसिक चीजें होती है जो हम कुछ पढ़ के नहीं सीखते ना, जैसे अगर मार्केट गए तो किस तरह की सब्जी खरीदनी है, ड्रेसेस कैसे खरीदनी है, दैट दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? सो दैट कैन इंक्लूड इन मशीन लर्निंग। ये बेसिक एग्जांपल्स मैंने बताया था जहाँ से मैंने स्टडी किया है। तो ये क्लियर हो गया डिफरेंस ना, हाँ, कि राइट। मशीन लर्न्स फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, whereas in machine learning machine improves with experience by itself. ठीक है। सर न्यूरल नेटवर्क को क्या बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे? भी सर भी कह रहे थे ना, क्या होता है ये? मतलब कोड होता है कुछ कि क्या? न्यूरल नेटवर्क क्या है? मतलब टर्म मेरे को समझ में नहीं आया लिटरली। न्यूरल नेटवर्क, काफी नोड्स होते हैं, वो कनेक्टेड रहते हैं। कैसे बोलेंगे इसे? जैसे हमारे यहाँ पे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो ऐसा होगा ना, छोटे इसे ऐसे छोटे देख सकते हो। हाँ, हाँ, सीरीज ऑफ एल्गोरिथम्स। हाँ, तो जो मैं बता देता हूँ, मतलब जो जैसे मशीन लर्निंग है ना, वो अगर एक इनपुट मिल रहा है तो उससे 2 आउटपुट आएंगे। लेकिन न्यूरल नेटवर्क क्या करता है कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं न्यूरॉन्स की। तो वो न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब उसमें हर एक डाटा सेट, बहुत सारे डेटा सेट होते हैं छोटे छोटे, हर एक का अपना कोड होता है। और फिर वो अब आपस में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसने वो रिजल्ट कैसे लेके आया है वो, लेकिन वो रिजल्ट मतलब आ जाएगा। और वो एक्यूरेसी फिर उस पे हमें वो चेंज करना पड़ता है, उसके लिए उसकी एक्यूरेसी आती है मैम।
तो हमें ये जैसे मशीन लर्निंग में हमें पता होगा कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि उसने ये रिजल्ट लाया कैसे है। हम सिर्फ इनपुट देंगे फिर वो लेके आएगा, तो फिर उसके हिसाब से हमें उसे ट्रेन करना पड़ता है धीरे धीरे। मीन्स इसमें ऐसा हो गया ना कि मतलब बहुत सारे डाटा सेट्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। नेटवर्क मतलब बहुत सारे लिंक से कनेक्टेड हैं डाटा सेट्स। वो तो कुछ भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर डीप नेटवर्क से, डीप लर्निंग के द्वारा, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि वो कैसे कनेक्ट, मतलब कैसे मतलब हमारे क्वेश्चन को वो समझेगा और उसी के बेसिस पे वो आंसर देगा। तो मतलब उसको प्रेडिक्ट करना आई थिंक इम्पॉसिबल ही होगा। ठीक ये है सर। यूपीएससी के हिसाब से रेलिवेंट है टॉपिक। क्या बोले सर? यूपीएससी में इतना डेप्थ में पूछते हैं। सर रिसेंट में क्या हुआ था ना, वो उन्होंने जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब के बारे में पूछ लिया था कि ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, तो इट में भी यार तो बहुत टेक्निकल हो गया। सर ऑप्शन हाँ काफी क्लोज होते हैं ना, तो जब तक समझ में नहीं आएगा तो तब तक आप टिक ठीक से नहीं मार पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक ये तो हो गया। एक बिग डाटा है। बिग डाटा का क्या है? ये क्या होता है बिग डाटा? टॉपिक बेसिकली डाटा लोकलाइजेशन होता है मेरे ख्याल से। तो डाटा लोकलाइजेशन जो जैसे न्यूज में भी रहता है ना, एक क्वेश्चन भी था 2019 में कि जीडीपीआर करके टर्म दिया था उन्होंने, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, डाटा लोकलाइजेशन, एक मिनट हम उसको गूगल करते हैं इसे क्या होता है। अब बता दीजिए सर, डाटा आपको पता हो तो क्या। लोकलाइजेशन का तो मैडम इसी का वो सब टॉपिक है, बिग डाटा का। अभी क्या है ना, कुछ ही कंपनीज हैं मतलब जिनके पास इतना सारा डाटा जा रहा है, और इसका इंटरनेशनल फ्लो होता जा रहा है डाटा का। जैसे हमारा फाइनेंशियल डाटा है, पर्सनल डाटा है, दिस ऑल वेंट टू यूरो, यूएसए, यूरोप। तो डाटा लोकलाइजेशन में हमने ही पिच किया इंडिया ने कि जितना भी फाइनेंशियल डाटा होगा आरबीआई ने बोला वो इंडिया में ही स्टोर करना होगा, लाइक दैट। तो इस टर्म को डाटा अभी तो लोकलाइजेशन बोलते हैं। वो डाटा प्रोटेक्शन बिल के रिगार्ड क्या? हाँ डाटा एग्जैक्टली प्रोटेक्शन। सर, वही है कि इंडिया में ही रहना चाहिए वो डाटा, जितना भी जा रहा है ना, हाँ वो तो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। वो लेकिन चाइना वगैरह कर सोसाइटी, रहे हैं ना जीनोम्स के लिए। ये G20 में यूएस का भी जो अपना प्रोग्राम है ओसाका इसमें। ओसाका डिक्लेरेशन था एक G20 का, वो डाटा फ्री फ्लो के प्रिंसिपल को मतलब सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया ने वो ओसाका डिक्लेरेशन साइन नहीं किया था इन 2021। अच्छा, हाँ, क्यों इंडिया? क्योंकि इंडिया डाटा लोकलाइजेशन के लिए बोलता है, और इंडिया कहता है कि अगर डाटा लोकलाइजेशन डाटा के बारे में बात करनी है तो G20 या अदर forums are not relevant. It should be discussed in WTO because data is a currency or future. हमारे हॉस्टाइल नेबर्स की वजह से भी तो है ऐसा। Right. Right. क्या और कुछ बताना है सर इसमें? बिग डाटा आप बता रहे थे ना बिग डाटा के बारे में। नेक्स्ट पर चलते हैं, नहीं तो फिर। हाँ, मतलब ये सब जो बातें की हमने बिग डाटा के बारे में ही है ये सारी। तो सब सब टॉपिक्स थे, डाटा लोकलाइजेशन, डाटा फ्री फ्लो, तो हो गया आई थिंक ये। ओके ठीक है, और नेक्स्ट सर टॉपिक पे ऐसा ना चलते हैं। कि जैसे कि डाटा जितना ह्यूज होगा, मतलब बिग डाटा हाँ जितना अच्छा रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी उतना एफिशिएंट होगा, क्योंकि वो डाटा के बेस पे ही एक्यूरेट डिसीजन देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग या कुछ भी, तो डाटा जितना बड़ा होगा एफिशिएंट उतना ही ज्यादा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, ठीक है। अभी रिसेंट में, अभी 2020 में डाटा सेंटर पॉलिसी भी आई है आई थिंक, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की। नहीं, वो डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहा है। ओके ओके। एक ये रेज भी आया था ना, RAISE रेज, ये किस चीज से रिलेटेड है?
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है सर, RAISC, रेज। हाँ यस, इसकी ये फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल फॉर AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इसमें भी ये नीति आयोग और माइटी जुड़ी हुई थी। ठीक है, इससे कनेक्टेड एक टॉपिक है फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यस। ये क्या चीज है? Interlinking of digital devices, machines, appliances, and other objects with one another through wireless network. It will allow machines and people to be connected to each other and communicate with each other. तो फिर हम यूज कर Yes, पाएंगे basically everyday objects also connected to the internet. जैसे क्वेश्चन था ना 2018 में, वो पूरा इंटरनेट थिंग्स को उन्होंने अच्छे से दिया था, हाँ, डिफाइन PYQ करके। था, पूरा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि कोई इंसान मतलब घर से निकलता है तो गीजर वीजर बंद हो जाता, लाइट बंद हो जाती है, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया था ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ही था ना, आई थिंक। हाँ हाँ, यही था। सो मीन्स जो फास्ट टैग है ये भी इसी से कनेक्टेड है। फास्टैग के लिए तो सर वो इंटरनेट से ज्यादा वो उस पे IR रेज है, किस कोई रेज है उससे कनेक्टेड रहता है, स्कैनर लगे होते हैं उसमें। तो ये इसमें तो वो रहता है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेसिकली। हाँ, RFID है वो तो, राइट सर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। वो मतलब IoT नहीं है वो चीज। IoT का एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अभी जैसे एलेक्सा डिवाइस खरीदोगे आप, तो उसमें उसके एलेक्सा के भी प्लग भी आने लगे हैं अलग से। उसमें गीजर वीजर, आप गीजर के लिए टाइमिंग सेट कर सकते हो कि गीजर आपका कब चालू हो मॉर्निंग में, और गीजर कितनी देर में बंद हो। ऐसी AC के लिए भी होता है। तो दीज आर IoT थिंग्स, और पूरा वो नेट से कनेक्टेड रहता है। घर के अंदर ब्रॉडबैंड है, गीजर उससे कनेक्टेड है, एलेक्सा से आप मतलब बात कर सकते हो, दीज थिंग्स। ये ड्राइवरलेस कार वगैरह जो इसी से वर्क करते हैं। हाँ राइट सर, थिंग्स। टेस्ट तो अभी सिर्फ एक फास्टैग क्यों नहीं हो सकता IoT का एग्जांपल? मतलब है तो वही ना कि इंटरनेट ऑफ आई थिंग्स की थिंक बात कर रहे हैं फास्टैग इसमें। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कार के अंदर कोई मतलब वो नहीं होता है, इंटरनेट वगैरह। हाँ वो इसीलिए क्योंकि वो इंटरनेट से जो भी चीज कनेक्टेड होगी ना, सिर्फ वो आएगी IoT में। फास्ट जो टैग है वो स्कैनर है, मतलब वो QR कोड टाइप का चीज है। जैसे फोन पे जैसा सिस्टम है कुछ होगा ना, डायरेक्टली लिंक टू। हाँ, वो इसमें it is a chip pasted on vehicle's windscreen, uses the RFID technology, and it is used for automatic electronic contactless toll payment on national and state highways. हाँ, मैं समझ गई, ठीक है। इंटरनेट का नहीं मतलब इतना यूज हो रहा है इसमें ना, मैंने जैसे बताया QR कोड वगैरह। ओके। एक टर्म और रिलेटेड है इसी से, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नैरो बैंड करके यूज किया गया है। ये क्या होता है? वो रिसेंट में न्यूज भी था, BSNL ने किसी कंपनी के साथ टाई अप किया था इसके लिए। ये एक्चुअली वही है, कल हमने पढ़ा था सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। तो उसका जो बैंडविड्थ रहता है वो नैरो बैंड ही रहता है। जैसे स्टारलिंक जैसे ना, स्टारलिंक आई थिंक वो भी इसमें आ जाएगा। अभी BSNL ने कंपनी है स्काइलोटेक, उसके साथ टाई अप किया है यही कि सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT प्रोवाइड करना है इंडिया में। ऐसा नैरो बैंड में सर शायद वो है कि जो जितना एरिया वो कवर करेगा, जो मतलब अगर घर घर में अगर चल रहा है ना वो IoT, तो उसको नैरो बैंड बोलेंगे क्योंकि वो एक घर के अंदर ही लिमिटेड है। हो सकता है सर, क्लियर नहीं है मुझे। हाँ इसमें लिखा हुआ है, इट इज इन अ फर्स्ट BSNL लॉन्चेस वर्ल्ड लार्जेस्ट नैरो बैंड IoT। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट।
ये तो ठीक है। अब काफी टाइम पहले कंसेप्ट रहता था न्यूज में, नेट न्यूट्रलिटी। आई थिंक यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इसके बारे में। तो 2 लाइन में कोई बता दे इसके बारे में क्या है नेट न्यूट्रलिटी, और क्या रिलीवेंट है क्या अभी भी यूपीएससी के लिए, ये भी बता दे। ये नेट नेट न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी शायद सर वेट नेट न्यूट्रलिटी ये नेट सपोज आप न्यूट्रलिटी का है सर्च कि इंजन वो ना होता है। फेसबुक है ना, वो ये जो कंट्रीज हैं फिलीपींस और ये अफ्रीका, इनमें ना फ्री फेसबुक प्रोवाइड करता है। तो वहां पे ना और कोई ऐप चलती नहीं है, तो वो सब है ना बिना इंटरनेट के फेसबुक चला रहे होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ मैसेज कर सकते हैं ना बिना इंटरनेट के, तो वहाँ पे फेसबुक चला सकते हैं। तो नेट न्यूट्रलिटी इंडिया में ना उन्होंने, फेसबुक ने कहा था कि हेलो हाँ 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 सर सर, आ रही है बोलिए। बात, बोलिए हेलो बोलिए। हेलो हाँ हाँ सर, सर जो आपकी सर आवाज आ आ रही रही है है। बात। हाँ, तो फेसबुक ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि हम यहाँ पर भी ऐसा करते हैं। तो इंडिया ने लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो अगर ऐसा नेट न्यूट्रलिटी वो करते हैं तो क्या होगा ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक को प्रोवाइड करे, तो इससे और जो उसके कंपिटिटर्स हैं उनके लिए वो मतलब अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो नेट न्यूट्रलिटी का वही मतलब है, फ्री ऑफ कॉस्ट में एक सोशल मीडिया या किसी चीज को वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं बिना इंटरनेट के। तो सर ये जो नेट न्यूट्रलिटी है जो फेसबुक की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर मतलब जैसे इंडिया में है तो ये इंडिया में वर्क करेगा, आउट ऑफ इंडिया थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मतलब जिस कंट्री में होगा, जैसे जिन कंट्रीज में ये नेट न्यूट्रलिटी दे रखा है ना फेसबुक में, तो वो जो कंट्रीज हैं वो आपस में वो मतलब नॉर्मली फेसबुक यूज करते हैं, लेकिन अगर उनके पास इंटरनेट नहीं भी है जब भी वो फेसबुक यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें जैसे तो इंटरनेट डलवाना पड़ता है ना, हम जब भी यूज कर सकते हैं फेसबुक। वो एक मैसेजिंग सर्विस की तरह भी यूज करते हैं फेसबुक को। उन्होंने शायद ये लॉजिक दिया ठीक था ना कि आप जो पब्लिक है उनके चॉइस को लिमिट कर रहे हो ऐसे, जैसे कि आप इंटरनेट सिर्फ मतलब सिर्फ फेसबुक के लिए चलवा रहे हो, तो बाकी मान लीजिए सिर्फ गूगल के लिए चलाए और जितने भी साइट है उन सबको नहीं देख पाएंगे। तो लोग जो क्या होगा कि वो मतलब सिर्फ स्लेव हो जाएंगे उसी डेटा, वो जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है वही उसी को देखेंगे। यही था शायद, इसी हाँ कारण यही से सर, रिजेक्ट हुआ। हाँ यही है, यही कंसेप्ट था। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्दर इसमें एक कंसेप्ट आता है डार्क नेट का। डार्क नेट, तो इसमें ना 3 चीजें होती हैं बेसिकली। सरफेस वेब सॉरी, डीप वेब और डार्क वेब। क्या हुआ बोलिए। मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, एक स्क्रीनशॉट है, वहां से क्लियर हो जाएंगी ये तीनों चीजें बिल्कुल। आप लोग देख लीजिए अगर अभी देख पा रहे तो, कि सरफेस वेब में जैसे अगर मान लो हमने कोई वेबसाइट खोली, ठीक है, वो सबके लिए ओपन होती है। एक बार आप देख लीजिए उसको, स्क्रीनशॉट को प्लीज, वहां से क्लियर हो जाएगा। ये न्यूज में रहता है वैसे कंसेप्ट ना डार्क नेट का, और किसी को इसमें एडिशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये डार्क वेब में TOR का मतलब क्या है? फिर ये जैसे गूगल क्रोम हम यूज करते हैं ना, तो अगर हमें डार्क नेट यूज करना है तो हमें टॉर एक ब्राउजर है, ये सिर्फ वो वही यूज कर सकते हैं हम, जब भी हम डार्क नेट यूज कर पाएंगे। हाँ, नॉर्मली तो वेबसाइट्स को पता होता है ना कि कौन एक्सेस कर रहा है, बट टोर कनेक्ट्स यूजिंग नंबर ऑफ सर्वर्स सो दैट एक्चुअल यूजर्स रिमेन टोटली एनोनिमस। ये होता है टोर, एक यस मैम, कनेक्ट क्योंकि किया ये जो जाता है। गूगल क्रोम है ना, ये गूगल क्रोम में क्या है कि हम गूगल क्रोम में जो भी वेबसाइट्स हैं वो सब गूगल, जो उसके गूगल के पास रजिस्टर होती है वही वेबसाइट आती है। तो हमारा सारा डेटा, आईपी एड्रेस, वो सब गूगल के पास है। लेकिन जो टॉर है ना, वो उसकी तरह है, जो ये ब्लॉकचेन टाइप है। मतलब इसमें कोई आईपी एड्रेस नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, तो आपका पता भी नहीं चलेगा आपने क्या कौन सी साइट चलाई है। और वो तो जितनी गूगल पे साइट्स है उसके अलावा जितनी भी साइट्स है ना,
वो 97% कुछ 90% हिस्सा 10% सिर्फ गूगल पे है, बाकी सब वेबसाइट्स और वो 90% डार्क वेब पे है। डार्क वेब इसका डाटाबेस सरफेस वेब से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें ना लास्ट ईयर एक न्यूज में था, अभी पता नहीं रिलेवेंट है कि नहीं, जैसे मैंने कहा था कि करंट मुझे उतना नहीं पता अभी। तो साइबर डोम करके ना एक केरला पुलिस का इनिशिएटिव था, साइबर डोम, बहुत ही न्यूज में रहा था क्योंकि काफी अच्छा प्रोग्राम था ये। मैं बता देती हूँ इसके फंक्शन क्या थे। इसमें ना पूरा जो आपका मतलब साइबर सिस्टम होता है वो पूरा पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में था बेसिकली। जैसे और फंक्शंस थे इसमें कि जो साइबर अटैक प्रिवेंशन, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, कीप आई ऑन सोशल मीडिया एंड जो इंडस्ट्री और अकेडमी थी ना उनका कोलैबोरेटिव एफर्ट था साइबर डोम। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, बाकी मैंने बता दिया कि ये न्यूज में था। साइबर पुलिसिंग इनिशिएटिव ऑफ केरला पुलिस। ये मेंस में क्वेश्चन आया है। ओके, कौन सा क्वेश्चन सर, क्या पूछा था? साइबर डोम, साइबर सिक्योरिटी में आया था क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 3D प्रिंटिंग क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में। बेसिक डेफिनेशन और फिर आगे बढ़ेंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे ना। तो 3D प्रिंटिंग क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग बाय एडिंग सक्सेसिव लेयर्स जस्ट लाइक बिल्डिंग्स आर मेड, ऐसे सोच सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड है, किसी ने अगर किसी ने इंजीनियरिंग की होगी तो पढ़ा होगा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है रैपिड मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों एक, ये 3D प्रिंटिंग वही है। इसमें मॉडल्स बनाए जाते हैं। मॉडल्स से मतलब मेन कंपोनेंट भी बन जाता है। पहले इससे सिंपल मॉडल्स ही बनते थे, बट अब इससे मतलब यूजेबल मॉडल्स, यूजेबल कंपोनेंट भी बनने लगे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक यूज करता है इसे ऑर्गन बनाने के लिए। राइट सर, यस एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके अंदर लेयर बाय लेयर का एडिशन होता है। एंड सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपोनेंट आपके पास होगा उसके अंदर उसकी एक एक लेयर को रिमूव किया जाता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ लाइक उसको सब्ट्रैक्टिव बोला जाता है। एंड एडिशन में एक एक को ऐड किया जाता है। एंड बहुत ज्यादा इसके लाइक फील्ड्स में यूज है, जैसे सर्जरी हो गया, ठीक है, या आपका फेस प्लास्टिसिटी होता है, या फिर बॉडी ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या ऑटोमोबाइल, उन सभी में इसका यूज होता है। यस मैम, बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है। मतलब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट इज मेड इन फैक्ट्रीज वी यूज दिस टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड एक कंपोनेंट बना था रिसेंट में, ASMI, ASMI। इसके बारे में कोई बताएगा क्या है ये? वो डिफेंस का कुछ है ना, वो राइफल या कुछ पिस्टल। हाँ सर, इससे पिस्टल भी बना दी गई है इस टेक्नोलॉजी से। उसका नाम ASMI है पिस्टल का। DRDO ने बनाई थी ये पिस्टल। वो थोड़ा सा ट्रिकी है। एक मिशन है इसके लिए, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। कौन मतलब किसने लॉन्च किया है, बता सकते हैं? कौन सी मिनिस्ट्री है या कौन सा डिपार्टमेंट है? एक्सटर्नल अफेयर है क्या? नहीं सर, आपने तो काफी दूर पहुंच गया। ये मीटी के अंदर है। मीटी है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े, 3D प्रिंटिंग खत्म हो गया टॉपिक। एक लाइफाई करके भी लाइफाई जो है दैट स्टैंड्स फॉर लाइट फिडेलिटी। तो उसमें लाइट की वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी आती है, लाइक वाईफाई इज देयर, सो ऑन द कॉन्ट्ररी वी हैव द लाइफाई इन विच द लाइट गिव्स द कनेक्टिविटी। एंड उसमें बहुत ज्यादा रेंज में रहना इज रियली इंपॉर्टेंट, लाइक आपको लाइट की रेंज में रहना पड़ता है। एंड वाईफाई में जो रेडियो वेव्स होती है दैट प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी टू यू।
यस मैम, टू बी प्रिसाइज लाईफाई में रेंज आपकी 10 मीटर होती है, वाईफाई में बात करते हैं 30 मीटर्स तक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि लाईफाई कांट पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स बट वाईफाई कैन, एंड दैट इज अ बिग ड्रॉबैक ऑफ लाईफाई। और मैम ये जो बताया आपने कि लाइफ की 5 मीटर है, मतलब नहीं, उसकी 5 नहीं, लिमिट 10। रेंज लाइफ की 10 10 है, मीटर ठीक है। तो अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट की, तो आई थिंक 10 मीटर से ज्यादा ही दूर हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन आप लाइट बेसिकली पेनेट। कंफ्यूज कर रहे हैं सर आप, इतना ओह, टेक्निकल में नहीं मुझे पता। ठीक है। बाकी इतना मेरे को पता है कि लाईफाई की रेंज होती है 10 मीटर, वाईफाई की 30 मीटर। और बेसिक डिफरेंस बता दिया क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा ही आया था, 2016 का क्वेश्चन देखेंगे तो यही है। लाईफाई का विजिबल बेसिक लाइट सिंपल सा कम्युनिकेशन, डेफिनेशन पूछा था। इंफ्रारेड एंड नियर यूवी स्पेक्ट्रम। एक अभी ये टर्म न्यूज में था, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सर बताइए, क्या था ये? ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, वो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, मतलब ये सिर्फ कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। ये अभी चाइना ने भी यूज किया था ना अपने बॉर्डर्स पे ये भी हमारे इंडिया में इंडिया किसी ने के। बनाया है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर सिक्योरिंग द कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं डाटा को, फिर उसके बाद डी एनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल मेथड। किसी आईआईटी के प्रोफेसर ने बनाया ना, ये किसने बनाया? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये मतलब जो एनक्रिप्शन डी इंक्रिप्शन वगैरह होता है, उससे कहीं ज्यादा स्टेज पे एनक्रिप्शन हो जाता होगा, तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। ठीक है सर। और एक ये डीजी बॉक्स करके भी एक था न्यूज में, डीजी बॉक्स। ये सर वो था ना डीजी क्लाउड बॉक्स तो कनेक्ट का। क्लाउड है ना, आई थिंक गवर्नमेंट का, उसमें स्टोर वगैरह कर सकते हैं, या डीजी लॉकर का ही। यस, उसमें क्या होता है, 2 GB तक का आपको स्पेस प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इन दैट यू कैन स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स। बट सपोज इफ अ पर्सन डाइज स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट्स इन दैट, सो वो जो एक्सेस है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उसमें आपके किसी भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, क्लोज किसी को भी उसका एक्सेस नहीं होगा। इट इज जस्ट टू एनहांस द डिजिटल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आयोग के ओके मैम। अंडर है ये। मतलब 20 GB ऑफर करता है, और 20 GB मैक्सिमम स्टोरेज ऑफर करता है, फाइल 2 GB का। इसके लिए तो रुपए भी चार्ज करते हैं, 30 रुपए। ठीक है सर, आज अकाउंट बना लेंगे इस पर। ठीक है, इसमें लास्ट एक टॉपिक डीप फेक और होता है, उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। ये आईटी कंप्यूटर बहुत हो गया, मतलब काफी पढ़ लिया है ना। और कुछ करंट में न्यूज में हो तो आप लोग प्लीज ऐड कीजिएगा आईटी कंप्यूटर में। बाकी मेरी तरफ से डीप फेक टॉपिक और है, इसको पढ़ लेते हैं। डीप फेक एक प्रोसेस है ना, कि मतलब फेक इमेज वगैरह बनाना या फेक वीडियो बनाना, कि जिससे पता ही ना चले कि वो फेक है या रियल, मतलब रियल ही लगे जिससे वो। हाँ, आई हैव अगेन शेयर्ड अ स्क्रीनशॉट, और साढ़े जहाँ से मैंने पढ़ा था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से। तो देख लीजिए, आप मैंने ग्रुप पे डाल दिया वो स्क्रीनशॉट ना, डीप फेक का, अगर आप लोग एक्सेस कर अच्छा, पाए तो। इसमें इंडिया में एप्लीकेशन हो रहा है इसका? हाँ सर बताइए। अभी इतने ये जो ऐड देखे होंगे ना, शाहरुख खान के बहुत सारे ऐड चलते हैं, तो वो लोकेशन वाइज मतलब उन लोगों ने उसको प्रोग्राम कर रखा था
है ना, वो लोकल शॉप्स के नाम वगैरह, और फिर अभी जो कॉलर ट्यून्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें भी आपके नाम लेके एक्टर की वॉइस में रहता है सारा काम, मतलब वो चीज भी होती है, ये सब किया ये जा जो रहा है। भूली बाई वाला केस था, इसमें भी तो ये डीप फेक्स यूज हुए थे ना। हम्म। हाँ, और बहुत ज्यादा डेंजरस है ये, क्योंकि सिंपल किसी का फोटोशॉप नहीं करना होता। आप एक तरीके से आइडेंटिटी को भी मतलब उसमें वीडियो में चेंज कर रहे हो ना। जैसे ये स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है, इसमें क्लियरली विजिबल है कि एक इनोसेंट बंदा जो मतलब पर्सन बी है, ठीक या है, वो बेसिकली कॉपी कर पा रहा है पर्सन ए की इमेज। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है आने वाले टाइम में, वी कैन इमेजिन। क्लियर तो हो फिर गया ये ना ये कंसेप्ट? साइबर एक्सपर्ट्स के लिए तो इजी होता होगा इसे डिकोड करना कि ये डीप फेक्स है जो भी है। इसमें भी एआई यूज होती है सर, वो भी कॉम्प्लेक्स है। बट ये कॉमन पीपल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा आइडेंटिफाई करना, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो आइडेंटिफाई करना इजी होगा। ठीक है मैम, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना? सर एक ये पीएम वानी स्कीम हो गया क्या? पीएम वानी थी न्यूज में। क्या है सर, बता दीजिए थोड़ा इसके बारे में। आया तो था टॉपिक लेकिन फिर पढ़ा नहीं था। वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है मैम, रोबोटिक्स पे चलते हैं। रोबोटिक्स में पूछा था। अरे कि भारत नेट करके भी एक स्कीम चलाई थी, भारत नेट। ये भी एक ब्रॉडबैंड मिशन है इंडिया का, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है सर, वो कर लिया था डिस्कस भारत नेट हमने। BBNL करके बताया था मैडम ने, साई हाई मैम ने। भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड ऐसे करके एजेंसी है जो उसे इम्प्लीमेंट कर रही है। अपना रोबोटिक्स से मतलब इससे ही रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, IoT हो गया, ये सब ऑल थिंग्स आर रिलेटेड है। कुछ पॉइंट है ए रोबोटिक्स के बारे में स्पेशल तो भी बता दे, ज्यादा कुछ तो लग नहीं रहा इस टॉपिक में। एप्लीकेशंस भी बहुत जगह होती है ना रोबोटिक्स की भी। बेसिकली रोबोटिक्स क्या होता है कि interdisciplinary field that integrates computer science and engineering. It deals with design, construction, operation, use of robots combined with computer systems for the control, sensory feedback and information handling. न्यूज में आई थिंक एक लास्ट ईयर था ना जेनोबॉट करके, वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग रोबोट क्रिएटेड फ्रॉम फ्रॉग स्टेम सेल्स, अगर किसी को याद आ रहा हो तो। एक फ्रॉग से वो बनाया गया राइट मैम। था, एंड जो उसके फॉसिल्स थे वो आई गेस यूएसए के आसपास से डिस्कवर किए गए थे जेनोबॉट्स की। एंड रिसेंटली जेनोबॉट्स के जो फाइबर्स हैं, मतलब उसकी जो बॉडी के फाइबर्स हैं, उससे भी ऑर्गन्स को बनाने का अभी ना रिसेंटली एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। ओके, यहाँ दिस वन अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग था, वो यूएस का है आई गेस ये वाला। अभी एक ये क्या था, सोफिया। हाँ, सोफिया, हाँ। it was ये the क्या था, world मतलब first कौन सी कंपनी, कौन सी कंट्री का था? सोफिया Hong Kong यूएसए का based था। Hansen Robotics. Hong Kong based Hansen सोफिया मतलब Robotics. फर्स्ट रोबोट है जिसको सिटीजनशिप दी गई है। आई थिंक UAE था इससे रिलेटेड। UAE ने इसको Saudi सिटीजनशिप दी Arabia. थी। सऊदी Saudi अरेबिया। Arabia. हाँ, it was the world first humanoid robot. और ये ना इंडिया में भी BHU में कुछ 81st वो लिखा है इसमें कि एडिशन हुआ था, वहाँ पे भी आया था। बस इतना ही काफी इसके लिए ना, और डीप में क्या चल जाना इसमें। एक जो हाँ, मित्रा इंडिया करके का भी भी कुछ जो, था 2020 में, हाँ, इसरो का है ना ये, हाफ ह्यूमनॉइड। इंडिया का भी एक अभी रोबोट न्यूज में था, क्या नाम है? था मतलब थी, मतलब ऐसा रोबोट न्यूज में थी, क्या नाम है? ये होगी ना सर, व्योम मित्रा। व्योम मित्रा। व्योम मित्रा।
राइट राइट। क्यों कहा इसको? क्या स्पेशलिटी है इनकी, मतलब क्यों क्यों बनाया है? They will जो fly to व्योम space on ISRO's तो Gaganyaan mission. गगनयान के लिए उसको साथ में सॉरी भेजा सॉरी, गया। गगनयान। हाँ, तो इसे ना हाफ ह्यूमनॉइड है, क्योंकि she'll have a head, 2 hands and a torso and will not have the lower limbs. बस इतना याद रखना है कि इसरो का कोई हाफ ह्यूमनॉइड रॉकेट है that will go to गगनयान। आपको फर्स्ट रोबोट का नाम बता दे जो स्पेस में गया हो, बेटर नाम देखिए उसका। पता नहीं सर, आप बता दीजिए। बहुत सारे जा चुके हैं, इतना मेरे को पता है, बहुत कंट्रीज के जा चुके हैं। इसलिए मैं फर्स्ट पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो सर गूगल कर लीजिए, मेरा तो इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। फर्स्ट है ह्यूमनॉइड रोबोट जो था उसका नाम रोबोनोट है, रसिया। ओके, इसमें कुछ और हो रोबोटिक्स में न्यूज में तो आप लोग प्लीज बताइए, मेरे पास तो इतना ही। हाँ, इसमें एक बॉडी और होती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, AICRA। तो ये ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश इन 2014। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इस फील्ड में काम करने के लिए इंडिया की तरफ से ये बॉडी है। किसी को कुछ और याद आ रहा हो इसमें रोबोटिक्स में तो प्लीज शेयर करें, न्यूज वगैरह में अगर कुछ रहा हो तो। मेरी तरफ से स्टैटिक में और जो था न्यूज में वो मैंने बता दिया। हाँ मैम ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं ये, ओके है। एग्जैक्टली, छोटा सा ही है और जो न्यूज में रहेगा वो आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था नैनो टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई डिफाइन कर दें नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? सर नैनोमीटर ना क्या होता है कि 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, जैसे अगर ऑर्डर दिखे इसमें तो माइक्रो का रहता है 10⁻⁻⁶। इसमें 10⁻⁻⁹ हो जाएगा ना? हाँ हाँ, मिली हो गया आपका -3, माइक्रो 10⁻⁻⁶, नैनो -9 और पीको -12। तो नैनोमीटर बेसिकली 1 मीटर का बिलियंथ पार्ट होता है। इसमें जो बुक है, मतलब किसी ने डिफाइन किया यूके रॉयल सोसाइटी ने, उसने बोला है कि नैनो पार्टिकल्स उसके बोलेंगे जो 0.2 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर की रेंज में हो। तो उस फॉर्म में जाके जो पार्टिकल्स होते हैं, पेरेंट जो मटेरियल होता है उससे डिफरेंट शो करते हैं प्रॉपर्टीज, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग मतलब चेंज। ये नैनो पार्टिकल्स हैं और नैनो पार्टिकल्स टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ मतलब साइंस, नैनो साइंस यूज करके कुछ एप्लीकेशंस है तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोल देंगे। हाँ, बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं इस टेक्नोलॉजी के, अभी जैसे कि नैनो गोल्ड यूरिया नैनो एक न्यूज पार्टिकल्स। में था। हाँ हाँ सर बताइए, क्या था ये नैनो यूरिया? हाँ, नैनो यूरिया न्यूज में था, ये इफ्को ने बनाया है। इफ्को मतलब एक फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव, उसने बनाया है। तो बेनिफिट क्या है इसका कि एक तो सोइल में क्वांटिटी बहुत कम यूज होता है, लगभग 50% क्वांटिटी कम यूज होता है। दूसरा, जो प्लांट से टारगेटेड मतलब रहता है एब्जॉर्प्शन, तो नीचे सीपिंग नहीं होता यूरिया का टू द ग्राउंड वाटर, तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा, क्वांटिटी कम लगता है, तो इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करता है फार्मर्स के लिए। ओके, और बताइए कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होता है इस टेक्नोलॉजी के?
एक एक कार्बन नैनो ट्यूब्स भी होते हैं ना। मैम एप्लीकेशन कोई सा भी फील्ड ले लीजिए, जस्ट लाइक मतलब एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स, डिफेंस, मतलब हर कहीं इसके एप्लीकेशन हैं। डिफेंस में अभी ये रिसेंट कार्बन में नैनो ट्यूब में हाँ, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स था। ये ग्राफीन शीट्स होती है ना, उसको रोल कर देते हैं तो वो कार्बन नैनो ट्यूब्स बन जाती हैं, मतलब सिलेंड्रिकल उसका फॉर्म यूज कर क्या देते होता हैं। है? इसका यूज है ये आर्टिफिशियल, जो हार्ट में जो कैपिलरीज होते हैं ना, ये आर्टिफिशियल कैपिलरीज की तरह वर्क कर सकते हैं, और ये ड्रग कैरियर्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। अगर हमें किसी टारगेटेड बॉडी में किसी टारगेटेड प्लेस पे ड्रग पहुंचाना है तो इनका यूज कर सकते हैं। कैंसर सेल्स के लिए, उन चीजों के लिए। कैंसर कैंसर वगैरह जैसी बीमारियों में यूज हो सकता है। हाँ, उसके लिए यस टर्म सर। यूज होता था ना, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, आई गेस। टारगेटेड पर्टिकुलर सेल के लिए। अच्छा, डू नैनो पार्टिकल्स अगर नेचुरली, डू नैनो पार्टिकल्स ऑल्सो अगर नेचुरली? यस। राइट मैम, ट्रू। कोई एग्जांपल बताएंगे? ठीक है, जैसे कोरोना वायरस हैज एवरेज डायमीटर ऑफ 120 नैनोमीटर एंड फ्लाई एश हैज आल्सो नैनो पार्टिकल्स ऑफ सेवरल हेवी मेटल्स। फ्लाई एश में भी होते हैं ना, तो ये दो एग्जांपल हो गए आपके। और जैसे कि अगर वो पूछ ले कि मतलब ऑल आर नैनो पार्टिकल्स मैन मेड होते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गाइडलाइंस भी हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इवैल्यूएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इंपोर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स पे। वो हमारे लिए काम की नहीं है, प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एप्लीकेशन कंसर्न्स आई थिंक देख चुके हैं हम सारे ना। एक मिशन और है इंडिया का, नेशनल नैनो मिशन, 2007 में आया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है मैम। एक वर्ड है नैनो स्पंज। नैनो स्पंज, इसके बारे में सुना है क्या? क्या होता है? नहीं सुना सर, बताइए। नैनो स्पंज एक्चुअली वही स्पंज बॉडी के अंदर जाएगा और टॉक्सिन्स वगैरह को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लड स्ट्रीम को मतलब क्लीन करता है, मतलब मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन। इसमें एक एप्लीकेशन हो रहा है, मोलिबेडेनम डाइऑक्साइड act as a catalyst to generate hydrogen from water. मोलिबेडनम आगे में डाइऑक्साइड, लेकिन ये नैनो टेक्नोलॉजी से कैसे? हाँ, बेसिकली इसमें ना कैटलिस्ट का यूज करते हैं टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो ये एक नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन लिखा है। और अर्थराइटिस में भी साइंटिस्ट यूज करते हैं वेरियस नैनो पार्टिकल्स टू ट्रीट। इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे, ग्रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? केमिकल। अच्छा, एक टर्म इसमें नैनोजाइम्स करके टर्म होती है। बेसिकली these are nanomaterials that work like enzymes. रिसेंटली मतलब ऐसा कुछ वो टर्म दे देंगे कि नैनोजाइम्स किसी ने कुछ डेवलप किया है, ऐसा नहीं होता। ये एंजाइम्स के जैसे ही होते हैं, नैनो मटेरियल होते हैं। और 1-2 साल पहले न्यूज में था अनन्या स्प्रे। अनन्या स्प्रे क्या था? नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे अगेंस्ट कोरोना वायरस। पूना में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी उसने डेवलप किया था। ठीक है, अनन्या स्प्रे। तो मतलब
अब तो क्या ही पूछेंगे, 1-2 साल हो गए लगभग, कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब का था, बट मेंस में आप कहीं कहीं यूज कर सकते हो उसका, बता सकते हो करंट के कॉन्टेक्स्ट में कि एक नैनो टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हैं बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे अगेंस्ट कोरोना वायरस। यस सर, बताइए। CN राव, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है नैनो फील्ड में। तो इन 2000 मतलब इन्होंने ही नैनो मिशन वगैरह के लिए काफी काम किया था। नैनो पॉलिसी इनके ही वजह से आई थी। Rao was one of the earliest to synthesize two-dimensional oxide materials with this. He was one of the first to synthesize this. And he was also the first to synthesize Y-junction carbon nanotubes in the mid 1990s. The India में होगा, I think. He was also the first to synthesize nanotubes in mid 1990s. अच्छा, कार्बन और नैनोट्यूब्स पे सर ने अभी बताया था ना, यहाँ पे मतलब मेरे को थोड़ा ध्यान आ रहा है कि PYQ था इस पे, तो मुझे पिछले एग्जैक्टली तो नहीं साल पता, लेकिन हाँ, तो ये रहता है कि सर कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। आर कार्बन नैनोट्यूब्स बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल, हाँ, ये तभी तो बायोडिग्रेडेबल इनको है। मेडिसिनल फील्ड में यूज कर सकते हैं, मतलब सर्जरी उस सब में कि इंजेक्शन डिलीवरी में। ओके ओके। बाकी बेस्ट एप्लीकेशन मतलब वन ऑफ द बेस्ट तो वही है ना कि जो हमने भी डिस्कस किया कैंसर पेशेंट्स के लिए, कि पर्टिकुलर उसी वहीं जाके टारगेटेड एरिया पे ही वो यूज में लाते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो मतलब वो मुझे बेस्ट एप्लीकेशन लग रहा है। बाकी और भी हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिए, और अगर करंट में अभी रीजन में कुछ रहा हो इस टेक्नोलॉजी पे तो प्लीज आप लोग डिस्कस करें, बताएं कोई मिशन कोई और इस तरह का टेक्नोलॉजी, अदरवाइज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया टॉपिक। गाइडलाइंस आई थी कुछ 2020 में फॉर इवेल्युएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ओके मैम, जहाँ से मैंने पढ़ा था ना वहाँ सर कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं होती प्रीलिम्स के लिए, मे बी ज्यादा डीप में होंगे। आपको शेयर करेंगे इसमें से तो बता दीजिए, अगर कोई फ्री स्पेसिफिक कोई पॉइंट हो उसमें गाइडलाइंस में। कुछ नैनो बबल्स के बारे में सुना है क्या? नैनो बबल्स स्टैंडर्ड पॉइंट्स ही हैं, सब कुछ स्पेसिफिक नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन बबल्स है, ठीक है। आई थिंक यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, क्योंकि इसने लिखा तो है दृष्टि ने कुछ नैनो बबल के बारे में। इलेक्ट्रॉन वगैरह भी नैनो साइज में ही होते हैं ना, अपने जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन का साइज नैनो में ही होता होगा, आई थिंक। एन मुझे इलेक्ट्रॉन साइज तो बबल याद नहीं है क्या होता था उसका साइज, बट 10 मैंने raised तो to बहुत दिया power था minus साइज। 19। हाँ, चार्ज करके कुछ होता है, एनीवेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से नहीं लगता कि साइज के लिए वो आपसे साइज पूछ लेंगे ना इलेक्ट्रॉन का। हाँ, मतलब ऐसे देते हैं कि एटॉमिक पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स, ऐसे करके स्टेटमेंट देते हैं। तो 10⁻13 की रेंज में है, तो ठीक है, छोटा ही है उससे। वो माइनस तो चार्ज है ना, 10 raised to power 13 ही है। अरे सॉरी क्या बोल हाफ। हाँ, एक्चुअली मैम इसका मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है नैनो बबल्स का, मैंने बस न्यूज में देखा था एक दिन, तो इसलिए दिमाग में आया। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए नैनो फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है नैनो बबल्स का। ठीक है। हाँ ठीक है, बेसिकली बेसिक्स हमने कर लिए ना नैनो टेक्नोलॉजी के, अगर कुछ पूछेगा और क्वेश्चन एक जो आए हैं वो वर्ड टेक्नोलॉजी से पूछते हैं, एक ये वर्ड न्यूज में था मैम, application से। नैनो स्निफर करके। हाँ, नैनो स्निफर था, IIT बॉम्बे।
हाँ, क्या ये यूज है इसका सर यूज इसका? था कि इसका यूज है कि ये जो ये एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव हाँ सर, जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं ना उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर देता है, मतलब विद इन 10-15 सेकेंड्स। कुछ सर आइडिया है तो कैसे करता है, कुछ बता सकते हैं? मतलब जैसे कहीं एक्सप्लोजिव रखा है तो कैसे काम करेगा? सर जो आई ये थिंक नैनो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपके चिप्स में और इनमें भी यूज हो सकते हैं, तो ये डिटेक्टर है एक टाइप का। तो ये इन्होंने एक डिवाइस बनाया है डिटेक्ट करने के लिए, तो ये माइक्रो सेंसर्स पे कुछ वर्क करता है, तो उससे डिटेक्ट वो करता है ये। सोना नहीं ढूंढते क्या खजाना ढूंढते वाला यंत्र होता है उस वैसा कुछ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं पढ़ देती हूँ, मेरा नेट फाइनली चल गया है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक टुडे लॉन्च अ नैनो स्नीकर, जो सर ने भी बताया। इट इज बेसिकली वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रैक डिटेक्टर। हाँ वही है, बाई नैनो स्निप टेक्नोलॉजीज। जिसने डेवलप किया उसका नाम है नैनो स्निप टेक्नोलॉजीज, एनआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप। अपने काम के लिए वही है ना कि वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रैक डिटेक्टर है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये न्यूज में था। हो गया मैम, कुछ और बाकी बचा है? हाँ सर, मेरी तरफ से हो गया जितना था। जैसे मैंने कहा कि मैं 4-5 महीने से था नहीं करंट में ना, मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है। और बाकी आप गाइज लोगों आप ने लोगों कुछ को कुछ दिए अवेयर हो टॉपिक। तो ये टॉपिक है अपने पास, नैनो पार्टिकल, रोबोटिक्स और आईटी। इसमें कुछ करंट अफेयर डेवलपमेंट है आपके पास, या कुछ स्टेटिक्स से भी जो हमने डिस्कस नहीं किया, कुछ छूट गया है तो कुछ पूछ सकते हैं। मतलब हमारे पास टाइम है 15 मिनट्स का। अपने नोट्स में देख लीजिए, कुछ हो तो करंट में न्यूज में जो भी आता है। आप में से कोचिंग कौन कौन ले रहा है? I didn't do any coaching at all. सही, तो आपने ऑफ द टॉपिक पूछ लिया सर। Exactly. पीपी सर हो गया ना, और भी कुछ बचा है इसमें? एक ये साइबर ये हो गया है क्या, साइबर स्वच्छता केंद्र अभी न्यूज में था ये। बता दीजिए सर इसके बारे में क्या है? नहीं हुआ है सर। ये साइबर स्वच्छता केंद्र है, ये सर्ट इन जो है ना इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी वो है फोर्स, कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम, उसका इनिशिएटिव है। उन्होंने लॉन्च किया साइबर स्वच्छता केंद्र। इसमें ये वो जो भी मालवेयर्स और वो होते हैं ना उनको डिटेक्ट करते हैं, फिर उन्हें क्लीन करते हैं। ओके, ठीक है सर, ठीक है, एंड करो क्या? दृश्यम सर अब है इधर? नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। थैंक यू गाइस, आज हमारे 3 टॉपिक थे, नैनो, रोबो, आईटी, हमने कंप्लीट कर लिए। डे 3 कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू टू ऑल, सोल सर, जोकर, मन सिंह, मनीष सर एंड